सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, जिसको हमने लास्ट टाइम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था। मैंने आपसे कहा था बाइप्रिज्म क्या होता है ना। तो बाइप्रिज्म में क्या किया था हमने, यहाँ पर ऐसे दो प्रिज्म लिए थे हमने। एक प्रिज्म ऐसे ऊपर और एक प्रिज्म नीचे, जिसको हमने कहा था बाइप्रिज्म। ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट प्रिज्म, दिस इज सेकेंड प्रिज्म। और हमने लास्ट टाइम देखा कि भाई यहाँ पर अगर आप कोई सोर्स ऑफ लाइट रख देते हो, दिस इज द सोर्स, तो यहाँ से जो रेज जाएंगे इस तरह, तो ये सारे रेज कुछ इस तरह से इसमें से बाहर निकलते हैं। ये जो रेज है वो कुछ इस तरह से बाहर निकलते हैं यहाँ पर कि दो बीम्स तैयार हो जाती है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक सोर्स है और यहाँ पर एक सोर्स है, ऐसा लगता है। ये दो वर्चुअल सोर्सेस यहाँ पर जनरेट हो जाते हैं, S1 S2। so S1 and S2, these two virtual sources, यहाँ पर ये दो वर्चुअल सोर्सेस फॉर्म हो जाते हैं, जो एक्चुअली सोर्सेस नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये दो सोर्सेस तैयार हो गए। तो बाइप्रिज्म एक सोर्स से दो वर्चुअल सोर्सेस को ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। बाइप्रिज्म क्या करता है, एक सोर्स को दो सोर्स में डिवाइड कर देता है, S1 S2 बन जाता है। ठीक है, तो ऐसा ये बाइप्रिज्म है। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है जो करने जा रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें ढूंढना क्या है। तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट। हमें लाइट का वेवलेंथ ढूंढना है, यहाँ पर लैम्डा को ढूंढना है, इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को हम करने जा रहे हैं। तो अब इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी, हमें ये पता है कि हमने बैंड विड्थ का फॉर्मूला यूज किया है। बैंड विड्थ बीटा का फॉर्मूला आपको याद है क्या? बैंड विड्थ का फॉर्मूला याद है आपको? यस, इट इज लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, ये फॉर्मूला है ना। तो बैंड विड्थ का फॉर्मूला होता है लैम्डा डी अपॉन डी। तो यहां से लैम्डा क्या होगा, यहां से लैम्डा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल्स टू बीटा इंटू डी अपॉन डी। क्यों भाई, बीटा इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। तो अगर आपको लैम्डा ढूंढना है तो आपको इतनी सारी चीजें ढूंढनी पड़ेगी, कौन सी, ये सारी चीजें। तो बीटा चाहिए आपको, और आपको डी चाहिए, और आपको कैपिटल डी भी चाहिए। तो अगर ये तीनों चीजें आपने अगर ढूंढ ली, तो बड़े आसानी से आप वेवलेंथ ऑफ लाइट को ढूंढ सकते हो। तो अब ये जो एक्सपेरिमेंट हम करने जा रहे हैं, तो इस एक्सपेरिमेंट में हम अलग अलग तीनों चीजें ढूंढ लेंगे, बीटा को ढूंढ लेंगे, स्मॉल डी को ढूंढ लेंगे, और कैपिटल डी को ढूंढ लेंगे। ये तीनों चीजें जब ढूंढी जाएगी, तब अपने आप वेवलेंथ निकल के आ जाएगा। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट में ये तीनों चीजों को हम ढूंढते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले अब ये इसका सेटअप देखेंगे कि इसका सेटअप कैसा है। इस सेटअप में सबसे पहले अगर आप फिजिक्स के लैब में जाओगे, तो फिजिक्स की लैब में बेटे वहां पर एक ऐसा ऑप्टिकल बेंच होता है। अब ऑप्टिकल बेंच का मतलब क्या होता है, तो ये इस तरह का एक लकड़ी का टेबल होता है, कुछ नहीं है, लकड़ी का टेबल है इस तरह। और इस टेबल के ऊपर बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पर एक चीज है, ओके, और यहाँ पर है एक और चीज, और यहाँ पर भी एक और चीज है। ठीक है बेटे,
चलिए, तो अब सब लोग ध्यान दीजिए मैं क्या बताने जा रहा हूं। ये जो दिखाई दे रहा है इसका नाम है ऑप्टिकल बेंच। ठीक है, ये लकड़ी का बना होता है ऑप्टिकल बेंच। और इस ऑप्टिकल बेंच के ऊपर कुछ मार्किंग किया रहता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे एक स्केल है और इस स्केल के ऊपर मार्किंग किया हुआ है। ठीक है, तो ये स्केल है बेसिकली और इसके ऊपर ऐसे मार्किंग है। ठीक है, तो ये मार्किंग जो है ये डिस्टेंस को मेजर करने के लिए किया गया है। ठीक है, ऐसे ये स्केल होता है और स्केल के ऊपर मार्किंग किया हुआ है। तो मार्किंग किस लिए है कि आप कैलकुलेट कर सकते हो डिस्टेंस को। और ये अलग अलग ऐसे 4 स्टैंड है। तो सबसे पहला जो स्टैंड है इसमें, तो सबसे पहला जो स्टैंड है, दिस स्टैंड इज ऑफ द सोर्स। यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट रखा जाता है। दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, चलो इसको नाम दे देंगे एस। उसके बाद दूसरा जो स्टैंड है, तो दूसरे स्टैंड में यहाँ पर लगा हुआ रहता है बाइप्रिज्म। ओके, तो ये दूसरा वाला जो आपका स्टैंड है इसमें बाइप्रिज्म लगा हुआ है। तो दिस इज योर बाइप्रिज्म और इसको नाम दे देंगे बी। तीसरा जो स्टैंड है बेटे, यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है। इस तीसरे स्टैंड में कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस। और यहाँ पर ये जो चौथा है इसको एल बोल देंगे। और ये जो चौथा स्टैंड दिखाई दे रहा है, तो इसमें लगा हुआ है माइक्रोस्कोप। ओके, तो इसमें माइक्रोस्कोप है। जहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ पर ऑब्जर्वर है और आपको यहां से ऑब्जर्व करना है। हियर इज द ऑब्जर्वर। ठीक है, अब सब लोग ध्यान से इसको देखिए। इसमें हम कर क्या रहे हैं, सबसे पहले इस बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में पहले ये ऑप्टिकल बेंच पे ये सारा अरेंजमेंट इस तरह से किया जाता है। और ये सारे जो अलग अलग 4 स्टैंड है ये मूवेबल होते हैं। ठीक है, सो दीज आर द मूवेबल स्टैंड्स। ये सारे मूवेबल स्टैंड्स हैं जिसका अरेंजमेंट मतलब जो डिस्टेंस है वो आप चेंज कर सकते हो। मूवेबल स्टैंड्स आर प्लेस्ड ऑन ऑप्टिकल बेंच। ठीक है, इस ऑप्टिकल बेंच के ऊपर ये सारे स्टैंड्स हम रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये अरेंजमेंट किया जाता है। अब इसमें करते क्या है बेटे, इसमें सबसे पहले देखा ये हमने देखा कि बाइप्रिज्म जो है आपका, ये बाइप्रिज्म बी, तो बाइप्रिज्म प्रोड्यूसेस एक सोर्स के 2 वर्चुअल सोर्सेस प्रोड्यूस करेगा। क्यों भाई, है ना, एक सोर्स के 2 सोर्सेस वो प्रोड्यूस करेगा। तो यहां पर इसका डायग्राम बना के मैं आपको दिखा देता हूं कि अगर ये बाइप्रिज्म है इस तरह और ये सोर्स है आपका, तो इस सोर्स से जाने वाली जो रेज है वो कुछ इस तरह से डेविएट हो जाते हैं, इस तरह से ये यहां से रिफ्रैक्ट हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि दोनों को अगर पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया जाए ऐसे, तो ये दोनों एक ही जगह पर मिलेंगे और यहाँ पर एक सोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा
जिसका नाम है वर्चुअल सोर्स S1, ठीक है। और उसी तरह दूसरी साइड में भी यहाँ पर एक सोर्स तैयार हो जाएगा जिसका नाम होगा S2, और दोनों से जाने वाले जो रेज है, दोनों से जाने वाले रेज ये ऐसे एक दूसरों के साथ मिल सकते हैं यहाँ पर। तो दो बीम्स प्रोड्यूस हो गए, ये है बीम 1, ये है बीम 2। ऊपर वाली बीम और नीचे वाली बीम एक दूसरे के साथ जब मिलेगी, और अगर यहाँ पर हमने कोई यहाँ पर एक स्क्रीन रख दिया, सपोज दिस इज अ स्क्रीन, और इस स्क्रीन के ऊपर, ये आपका स्क्रीन है, इस स्क्रीन के ऊपर जब ये दो बीम्स आएंगे तो इंटरफेरेंस करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा, और यहाँ पर इंटरफेरेंस जो होगा उसका इंटरफेरेंस पैटर्न यहाँ पर बनेगा। एग्रीड? तो इस तरह से बाइप्रिज्म से आप प्रोड्यूस करा सकते हो इंटरफेरेंस को। सो बाइप्रिज्म कैन प्रोड्यूस इंटरफेरेंस, तो यहाँ पर वही होगा, इस बाइप्रिज्म से इंटरफेरेंस होगा। लेकिन इंटरफेरेंस जहां पर होगा तो वो जो बैंड्स है, वो बैंड्स बहुत छोटे 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 दिखेंगे, तो उसको बड़ा दिखाने के लिए यहाँ पर हमने कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, है ना। उसको बड़ा दिखाने के लिए कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, और यहाँ पर है माइक्रोस्कोप। तो ये माइक्रोस्कोप की मदद से हम जो छोटे 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 बैंड्स है उनको बड़े बैंड्स कह सकते हैं। सो माइक्रोस्कोप हियर एक्ट्स एज अ स्क्रीन। यहाँ पर माइक्रोस्कोप स्क्रीन की तरह एक्ट करता है, ठीक है। माइक्रोस्कोप कैन एक्ट एज अ स्क्रीन। यहां तक समझ में आया? हमने क्या किया, इस ऑप्टिकल बेंच को ले लिया, इस ऑप्टिकल बेंच के ऊपर 4 स्टैंड लगा दिए, स्क्रीन, ये सोर्स का एक स्टैंड, बाइप्रिज्म का, कॉन्वेक्स लेंस का और माइक्रोस्कोप का, और यहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो। तो माइक्रोस्कोप आपके लिए स्क्रीन की तरह एक्ट करा रही है, ठीक है। अब बेटे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर ये अरेंजमेंट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के जैसा ही अरेंजमेंट हो गया, क्यों भाई, है ना। ये जो अरेंजमेंट यहां पर बना, तो ये तो अपने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के जैसा ही बना ना, करेक्ट। तो इसीलिए यहाँ पर सारे जितने भी हमने फॉर्मूले लगाए थे किसके लिए, बैंडविड्थ के लिए, सारे के सारे फॉर्मूले यहाँ पर आ जाएंगे, अप्लाई हो जाएंगे। चलो, तो अब इस एक्सपेरिमेंट से हमें ढूंढने हैं 3 चीजें। इस एक्सपेरिमेंट से कितनी चीजें ढूंढनी है, 3 चीजें ढूंढनी है। कौन सी, क्या आपको याद है? तो सबसे पहला हमने देखा कि लैम्बडा को हमने फॉर्मूले में लिखा है बीटा इंटू स्मॉल डी डिवाइड बाय कैपिटल डी। तो लैम्बडा ढूंढने के लिए हमें बीटा की जरूरत है, स्मॉल डी की जरूरत है और कैपिटल डी की जरूरत है। तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे और हम इन तीनों को ढूंढ लेंगे। सो स्टेप नंबर 1 में कैपिटल डी को हमें कैलकुलेट करना है, जो बड़ा आसान है। ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल डी। नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल डी। कैपिटल डी क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन source and screen. It is the distance between source and screen. अब देखो बेटा, कैपिटल डी को कैलकुलेट करने आप चले थे। अब कैपिटल डी को कैलकुलेट करने के लिए सोर्स किधर है, ये रहा एस सोर्स। क्यों भाई, ये आपका सोर्स है ना। और स्क्रीन किधर है, ये रही स्क्रीन, मतलब माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पर ऑप्टिकल बेंच में स्केल लगा हुआ है। इस स्केल में अगर आपने देखा कि स्लिट मतलब आपका सोर्स और माइक्रोस्कोप, इनमें जो डिस्टेंस है, क्या वो डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हो बड़े आसानी से। ओके, तो ये डिस्टेंस कहाँ से मिलेगा आपको? तो कैलकुलेट दिस डिस्टेंस, calculate this distance from scale on
ऑप्टिकल बेंच। तो यहाँ से ऑप्टिकल बेंच से बहुत आसानी से आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। डायरेक्टली लुकिंग एट द स्केल आप इसके डिस्टेंस को मेजर कर सकते हो। ये रहा पहला कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल डी। ये समझ में आया सबके? ठीक है, तो सबसे पहले हमने कैपिटल डी को यहां से ढूंढा। क्लियर? अब आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड कैलकुलेशन। ये डायग्राम सबने ड्रॉ कर लिया? फास्ट करिए थोड़ा, हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, तो यहां से हमने शुरुआत किया है बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। S1 S2 ये दो वर्चुअल सोर्सेस होते हैं। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट। हमें लाइट का वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। और उसके लिए मैंने बोला कि बीटा का फॉर्मूला जो है, बीटा का फॉर्मूला लैम्डा डी बाई डी होता है, तो वहां से लैम्डा का फॉर्मूला बीटा डी बाई डी होता है। तो चलो वेवलेंथ कैलकुलेट करने चले हम, और उसके लिए हमने ऑप्टिकल बेंच को यूज किया। और इस ऑप्टिकल बेंच में मैंने आपसे कहा कि इस तरह ये ऑप्टिकल बेंच रहता है, जिसमें ये बहुत अलग अलग से ये सोर्सेज दिखते हैं, स्टैंड है इसमें। ये पूछ रहे हैं कि सर यहाँ पर वर्चुअल सोर्सेस स्प्लिट का रोल करेंगे क्या? हाँ जी हाँ, एग्जैक्टली आपने वही पहचाना। जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम दो स्लिट्स लेते थे, तो यहाँ पर उसका काम कौन कर रहा है? S1 S2। वेरी नाइस, बहुत सही पहचाना आपने। हियर S1 एंड S2 are acting as the two sources। जैसे स्लिट्स होते थे, स्लिट्स इन YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्लिट्स होते थे, तो यहाँ पर ये दो वर्चुअल सोर्सेस स्लिट की तरह यहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है, राइट, तो सही क्वेश्चन था उसका। तो यहाँ पर S1 और S2 स्लिट्स की तरह एक्ट हो रहे हैं, जो वर्चुअल है। वर्चुअल का मतलब एक्चुअली S1 S2 डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन ऐसा लगता है कि S1 S2 है प्रिज्म की वजह से। क्लियर? सबने लिख लिया ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज? ओके, डायग्राम, डायग्राम और ये नीचे वाला डायग्राम, और सबसे पहला कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल डी कैसे करना है। तो हमने ऑप्टिकल बेंच के ऊपर सीधा सीधा जो स्केल था, उस स्केल को हमने देखा, उस स्केल पे सोर्स कहां पर है वो देखा, और आपका माइक्रोस्कोप कहां पर है वो देखा, और दोनों के बीच में डिस्टेंस ढूंढा, बात खत्म। आसान सी चीज है ना जी? एकदम आसान चीज है। सोर्स को देखो, माइक्रोस्कोप को देखो, बात खत्म। सोर्स है आपका, तो वहीं पर उसी के प्लेन में होंगे S1 S2, और जहां पर माइक्रोस्कोप है इट इज एक्टिंग एज अ स्क्रीन। हो गया। तो इन दिस वे सबसे पहला कैलकुलेशन हमने कर लिया, कैपिटल डी का कैलकुलेशन। कैपिटल डी का कैलकुलेशन हो गया जी, लिख के। अब आगे बढ़े, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सेकेंड कैलकुलेशन। अब सेकेंड में हमने पहला कौन सा कर लिया? कैपिटल डी को कर लिया हमने। क्यों भाई? कैपिटल डी को कर लिया हमने, कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं बीटा की तरफ। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है बैंड विड्थ को। अब ये बैंड विड्थ क्या होता है, तो इसको देखते हैं कि ये बैंड विड्थ को हम कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, तो चलिए आइए मेरे साथ। अब सबसे पहले जब हमें कैलकुलेट करना है इस बीटा को, तो बीटा के कैलकुलेशन में हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब हम देख रहे हैं माइक्रोस्कोप से, ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं सेकेंड कैलकुलेशन। कैलकुलेशन ऑफ
बीटा, बीटा क्या है? बैंडविड्थ। ठीक है, तो इस बैंडविड्थ को हमें कैलकुलेट करना है। तो आइए ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये जो पैटर्न दिखेगा आपको, तो वो देख कहाँ रहे हैं आप? तो आप इस पैटर्न को देख रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ योर माइक्रोस्कोप। तो इंटरफेरेंस पैटर्न, interference pattern is observed through माइक्रोस्कोप। आप इसको माइक्रोस्कोप की मदद से देख रहे हो, और जब आप इसको माइक्रोस्कोप से देख रहे हो प्यारे बच्चों, तो माइक्रोस्कोप से जब ये दिखता है पैटर्न, तो आपको कैसे दिखेगा? इसके ऐसे बैंड्स दिखेंगे, है ना, अलग अलग बैंड्स दिखेंगे। तो अगर ये आपका माइक्रोस्कोप है, ठीक है, आप जब माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आप ये पाओगे कि इसमें ऐसे लाइंस दिखेंगे आपको, है ना। तो मान लो कि ये पहला लाइन और ये दूसरा ऐसे, और ये और ये और ये, इस तरह से ये बैंड्स आपको दिखेंगे। ठीक है, अब ये जो बैंड्स आपको दिख रहे हैं, तो ये अलग अलग बैंड्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इसको देखना होगा हमें। ठीक है, तो इसमें कुछ ब्राइट बैंड्स होंगे, कुछ डार्क बैंड्स होंगे। तो मान लो कि ये ब्राइट, ये डार्क, ये ब्राइट, ये डार्क, इस तरह देखिए, है ना। तो इसमें ये देखा गया कि अल्टरनेट अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड दिखते। ये कैसा है? डार्क बैंड है। ये ब्राइट बैंड दिखेगा, ये डार्क बैंड दिखेगा, ये ब्राइट बैंड, फिर ये डार्क बैंड, फिर ये ब्राइट बैंड, फिर ये डार्क बैंड। यस और नो? ऐसे अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड आपको माइक्रोस्कोप की मदद से यहाँ पर दिखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इस माइक्रोस्कोप में आगे एक होता है क्रॉस वायर। क्या होता है इसमें? क्रॉस वायर होता है। अब आप बोलोगे सर ये क्रॉस वायर क्या होता है? तो इसका जो अपर्चर है, ऐसे डायमेट्रिकली यहाँ पर ये वायर लगी होती है। ध्यान से देखो इसको, ये जो रेड है इसको क्रॉस वायर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉस वायर। तो दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस वायर। अब ये क्रॉस वायर फिक्स्ड है ना। अब एक्चुअली आपको जो पैटर्न मिल रहा है वो पैटर्न बड़ा बड़ा है। इसके ऊपर भी बहुत सारे बैंड्स हैं, इसके ऊपर भी बहुत सारे बैंड्स हैं, और इसके नीचे भी बहुत सारे बैंड्स आपको दिखेंगे। लेकिन जितना माइक्रोस्कोप का जो अपर्चर है उसी में से आपको ये इतना पोर्शन दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, अब आप क्या करिए, अब आप पहले इस क्रॉस वायर को किसी एक बैंड पर फिक्स करिए। मान लो कि मैंने इस बैंड पे फिक्स किया। अब ये जो माइक्रोस्कोप है इसमें अरेंजमेंट होता है मूव करने का। तो ये मूव करने का जो अरेंजमेंट है, इससे आप इस क्रॉस वायर को मूव कर दीजिए, इसको मूव करिए। ठीक है, जैसे ही मूव करेंगे तो गिन लीजिए कि कितने बैंड्स आपने क्रॉस कर लिए। ठीक है, तो आप कैलकुलेट करिए नंबर ऑफ बैंड्स। तो आपने मान लो कि n नंबर ऑफ बैंड्स को क्रॉस कर लिया, n नंबर ऑफ बैंड्स को आपने क्रॉस कर लिया। तो अगर n नंबर ऑफ बैंड्स को क्रॉस कर लिया, तो देखो कि आपके माइक्रोस्कोप पर यहाँ पर ऐसे स्केल लगा हुआ होता है बाजू में। ठीक है, यहाँ पर ऐसे स्केल होता है, और इस स्केल में मेजरमेंट होता है कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, है ना। तो यहाँ पर ऐसे स्केल है, और इस स्केल में, मेजरिंग स्केल में, यहाँ पर दिखाई देता है आपको रीडिंग कि कितना डिस्टेंस ये क्रॉस वायर चला है। ठीक है,
तो ये ऐसे स्केल होता है माइक्रोस्कोप में। तो स्केल से देखो कि आपने मान लो कि x इतना दूरी तय कर लिया, द डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस मूव्ड, डिस्टेंस मूव्ड बाय क्रॉस वायर। इस क्रॉस वायर ने इतना टोटल डिस्टेंस तय कर लिया। तो अगर हमें बैंडविड्थ ढूंढनी है तो बैंडविड्थ ढूंढना काफी आसान है। बैंडविड्थ क्या हो जाएगी? बैंडविड्थ हो जाएगी टोटल जो डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया अपॉन टोटल नंबर ऑफ बैंड्स, है ना। सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ बैंड्स, टोटल नंबर ऑफ बैंड जो आपने तय कर लिए। तो टोटल डिस्टेंस जो आपने ट्रेवल कर लिया वो है x, और नंबर ऑफ बैंड्स आपने जो ट्रेवल कर लिए वो अगर n है, तो आपको क्या मिल गया? आपको मिल गया बैंडविड्थ। टोटल नंबर ऑफ बैंड्स अपॉन द डिस्टेंस, है ना। मतलब सॉरी, टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल कर लिया अपॉन जितने बैंड्स रास्ते में मिले, तो वो क्या देंगे आपको? वो देंगे आपको कि एक बैंड का विड्थ कितना है, ये आपको समझ में आ जाएगा। क्या ये सबके समझ में आया? है ना। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे बैंडविड्थ को। क्या किया हमने? फिर से बता रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं कि ये इंटरफेरेंस पैटर्न हम माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं। किससे? माइक्रोस्कोप से। तो आपको कैसे दिखता है? ये ऐसे दिखता है। इसमें क्रॉस वायर लगी होती है, इस क्रॉस वायर को ऊपर ऐसे आप मूव कर सकते हो। मूव करके देखो और कैलकुलेट करो, एक बैंड, दो बैंड, चार बैंड, 10 बैंड, 15 बैंड। जनरली 15-16 बैंड जब लेते हो तो एक्यूरेसी बढ़ता है आपका, है ना। तो 15-16 बैंड्स को आप क्रॉस करो और देखो कि कितना डिस्टेंस आप चले हो। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ बैंड्स गिव्स यू द डिस्टेंस ऑफ वन बैंड विच इज कॉल्ड बैंडविड्थ। इस तरह से आप बैंडविड्थ को यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। तो क्या ये सेकंड कैलकुलेशन सबके समझ में आया? कैलकुलेशन ऑफ बैंडविड्थ बेटा, क्लियर? क्लियर टू एवरीवन नाउ? इसमें कोई भी दिक्कत है तो पूछिए, आस्क मी डाउट अगर आपको ये नहीं समझा है। और फिर हम तीसरा कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ स्मॉल डी। स्मॉल डी को भी कैलकुलेट करना है, लेकिन पहले ये सेकंड इंपॉर्टेंट है।